हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDLA 136 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रश्न को ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि यह प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में जितने भी परीक्षाएं हुए हैं उसमें यह प्रश्न पूछा गया है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो आप इस प्रश्न को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। ओके, तो आइए चलते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि कौन सा प्रश्न है जिसके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो सबसे पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि सार लेखन क्या है, सार लेखन का विस्तार से वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस प्रश्न को ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सार लेखन होता क्या है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे सार लेखन के अंतर्गत कि जिस प्रकार हम एक छोटी सी कही गई बात को काफ़ी विस्तार से वर्णन करते हैं तो वह विस्तृत वर्णन कहलाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी वस्तु या पाठ के मूल भाव को जब हम संक्षिप्त में वर्णन करते हैं तो यह सार लेखन कहलाता है। यानी कि हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि जब किसी कहानी की या जब किसी निबंध के या जब किसी नाटक के मूल भाव को हम संक्षिप्त में कम से कम शब्दों में लिखते हैं तो इस तरह का लेखन का जो कार्य होता है सार लेखन कहलाता है। सार लेखन को कभी कभी संक्षेपण भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें विस्तृत में कही गई बात को हम संक्षेप में लिखते हैं, इसलिए इसे संक्षेपण भी कहा जाता है। फिर से कह दूं आपको कि सार लेखन होता क्या है, ताकि आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि जिस प्रकार हम एक छोटी सी कही गई बात को काफ़ी विस्तार से वर्णन करते हैं तो वह विस्तृत वर्णन कहलाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी वस्तु या पाठ के मूल भाव को जब हम संक्षिप्त में वर्णन करते हैं तो यह सार लेखन कहलाता है। यानी कि हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब किसी कहानी के या जब किसी निबंध के या जब किसी नाटक के मूल भाव को हम संक्षिप्त में कम से कम शब्दों में लिखते हैं तो इस तरह का जो लेखन का कार्य होता है वह सार लेखन कहलाता है। ओके, इसके बाद आपको लिखना है कि सार लेखन को हम कभी कभी संक्षेपण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम विस्तृत में कोई कही गई बात को हम संक्षेप में लिखते हैं, इसलिए इसे संक्षेपण भी कहा जाता है। ओके, और इसके बाद आपको लिखना है कि किसी पाठ का सार लेखन करते समय हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, जो इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है जो हमें ध्यान रखना है सार लेखन करते समय? तो आपको 1 नंबर पॉइंट के अंतर्गत लिखना है कि यह बहुत ही ज़रूरी है कि किसी पाठ का जब हम सार लेखन करने जाए तो सबसे पहले उस पाठ को कम से कम 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए और उसमें व्यक्त मूल भाव को अच्छे तरह से समझ लेना चाहिए, ताकि सार लेखन करते समय किसी भी प्रकार का दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिर से कह दूं, यह बहुत ही ज़रूरी है कि किसी भी पाठ का जब हम सार लेखन करने जाएं तो सबसे पहले उस पाठ को कम से कम 2 बार अवश्य ही पढ़ लेना चाहिए और उसमें व्यक्त मूल भाव को अच्छे तरह से समझ लेना चाहिए, ताकि जब हम सार लेखन का कार्य करें तो हमें किसी भी प्रकार का दिक्कत परेशानी न हो। दूसरी बात, हमें सार लेखन करते समय यह याद रखनी चाहिए कि जब हम किसी पाठ को पढ़ें तो पाठ के मूल भाव को रेखांकित कर लेना चाहिए, जिससे कि सार लेखन करते समय हमें सुविधा हो। ओके, फिर से कह दूं, दूसरी बात हमें सार लेखन करते समय यह याद रखनी चाहिए कि जब हम किसी पाठ को पढ़ें तो पाठ के मूल भाव को रेखांकित कर लेना चाहिए, जिससे कि सार लेखन करते समय हमें सुविधा हो। ओके, इसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि इसके अलावा रेखांकित की गई मूल भाव को हमें अपने शब्दों में सोच लेना चाहिए, ताकि जब हम सार लेखन का कार्य करें तो उसे अच्छे तरह से लिख पाए। ओके,
3 नंबर पॉइंट में आपको क्या लिखना है, इस 3 नंबर पॉइंट में आपको याद रखना है कि रेखांकित की गई मूल भाव को हमें अपने शब्दों में अच्छे तरह से सोच लेना है, समझ लेना है, ताकि जब सार लेखन का कार्य हम करें तो उसे अच्छी तरह से लिख पाए। ओके। इसके बाद 4th नंबर पॉइंट आता है जो कि आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि सार लेखन के बाद हमें अवश्य ही पाठ का शीर्षक देना चाहिए और शीर्षक ऐसा होना चाहिए जिससे कि पाठक उससे प्रभावित हो सके और उस चीज़ को पढ़ सके। ओके। 4th नंबर पॉइंट के अंतर्गत क्या लिखना है कि सार लेखन के बाद हमें अवश्य ही पाठ का शीर्षक देना चाहिए और शीर्षक ऐसा होना चाहिए जिससे कि पाठक उससे प्रभावित हो सके और उस चीज़ को पढ़े। इसके बाद 5th नंबर पॉइंट के अंतर्गत आपको याद लिखना है कि आकार की दृष्टि से कोई भी सार लेखन उस मूल पाठ का 1/3 अवश्य ही होना चाहिए। ओके। किसी भी मूल पाठ का 1/3 जो है सार लेखन अवश्य ही होना चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 6 नंबर पॉइंट में बताया गया है कि किसी भी मूल पाठ का सार लेखन करते समय हमें उसमें सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सरल शब्दों का प्रयोग करने से वह सार लेखन सभी के समझने के योग्य होता है। इसके बाद 7th नंबर पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि एक अन्य बात हमें याद रखना चाहिए कि जब हम सार लेखन पूरा कर ले तो अवश्य ही सार लेखन के बाद हमें उसे 2 बार पढ़ लेना चाहिए, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का दोष या त्रुटि ना पाया जाए और किसी कारणवश दोष या त्रुटि, फिर से कह दूं, एक अन्य बात हमें अवश्य ही याद रखना चाहिए, जब हम सार लेखन पूरा कर ले तो अवश्य ही सार लेखन के बाद हमें उसे 2 बार पढ़ लेना चाहिए, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का दोष या त्रुटि हो जाए तो उसे हम सुधार कर सके। ओके। और इस वीडियो के माध्यम से जो है आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यह चीज़ एक बात कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि जो भी बच्चे इस चाहते हैं कि यह PDF आप सभी को मिल सके तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। आप जल्दी से जल्दी उस लिंक पर क्लिक कीजिए और क्लिक करते ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और वहां पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। ओके। और एक चीज़ बता दूं कि मेरे चैनल पर इस सब्जेक्ट के बहुत सारे वीडियो पहले अपलोडेड हैं और उस वीडियो का अगर आप सारे वीडियो का अगर देख लेते हैं तो आई थिंक जो है आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। सो आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और जो भी नए बच्चे हैं जो पहली बार आए हैं चैनल पर वे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में और वीडियो को लाइक कीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।